मेरे बच्चों, आज मैं आपको केमिस्ट्री के लिए एक रामबाण इलाज बताने वाला हूँ। अगर आप 9th की केमिस्ट्री पढ़ो या 10th की केमिस्ट्री पढ़ो, हर जगह आपको यूज़ आने वाला है। आप 9th पढ़ो, 10th पढ़ो, 11th पढ़ो, कहीं पे भी अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको इसका बहुत यूज़ आने वाला है। बच्चों प्लीज़ आप बने रहो, और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखो, अगर हम केमिस्ट्री पढ़े तो सबसे पहले आपको मालूम होगा कि मैटर क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? तो मैटर के बारे में सबको मालूम है कि मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल। क्या यही बोलते हो मैटर के बारे में? वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल। और ये जो वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स रहता है, उस सब्सटेंस को हम लोग उसको बोलते हैं एटम। और एटम का मतलब होता है बेटा नॉट कट। ये एक ग्रीक वर्ड है। जनरली हम साइंस में क्या करते हैं कि ग्रीक वर्ड से सारी बात करते हैं, ठीक है। नॉट कट, तो इसका मतलब क्या हुआ? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस विच कैन नॉट डिवाइड फर्दर इज कॉल्ड माई एटम। क्या बोला मैंने इसमें? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस विच कैन नॉट डिवाइड फर्दर, जिसको आप आगे और डिवाइड नहीं कर सकते हो, इज नोन एज एटम। बात समझ में आया बच्चों? ये होता है तुम्हारा एटम, ठीक है। अब एटम से रिलेटेड अगर हम बात करें, देखो हमारे पास यहां पर है एटम। आप लोगों को मालूम होगा एटम कुछ ऐसा गोल गोल दिखता है। अरे ठीक है क्या? क्योंकि अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा तो वो तो ऑब्वियसली वो ट्राइंगल या रेक्टेंगल शेप तो होगा नहीं, ये स्फेरिकल इन नेचर ही होगा, स्फेरिकल शेप में ही होगा। और आपको मालूम होगा इसके अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक को इलेक्ट्रॉन, और एक को हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन, और एक को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन। तो बात पता चल गई कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, इसको यहां पर ये प्लस, ये जो न्यूक्लियस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइंड फॉर्म में रहता है। क्या बोला मैंने? न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये थोड़ा आवारा टाइप का है, ये घूमते रहता है, मतलब यहां पर ये बाहर बाहर ये रिवॉल्व करेगा। क्या बच्चों ये बात समझ में आ रहा है? तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स है पूरे अर्थ में, हर एक एटम से बना हुआ है, और उसके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, क्या इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के पास 0 चार्ज होता है। ये बातें आपको मालूम होगी, ठीक है। अब ये बात तो हो गई। तो मैंने बोला कि यार हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल होता है, तुमने देखा होगा, और अभी तक 118 हमारे बुक में पेटेंट है, और बाकी तो 124 एलिमेंट अभी तक डिस्कवर किए गए हैं। तो बच्चों सबके आपने सिंबल वगैरह देखा होगा, तो वो भी तो एटम है। जैसे कि तुमको बोलो हाइड्रोजन एटम, हीलियम एटम, लिथियम एटम, इस तरीके से सोडियम एटम, क्लोरीन एटम, ये सब क्या है? ऑल आर एटम, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? एलिमेंट भी बोलते हो। तो क्या इन सबके पास क्या होगा? तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको कि सबके पास इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा? तो क्या हमारे दिमाग में एक सवाल नहीं आता है क्या बच्चे कि किसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा और कितना प्रोटॉन होगा और कितना न्यूट्रॉन होगा? अगर हम इन बात को समझने जाएं तो मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूं सब कुछ। देखो, अब हमारे पास एक एटम है, उस एटम के पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, तो किसके पास कितना होगा? तो इसको याद रखने के लिए आप क्या करते हो? एटम्स पढ़ते हो, एटम्स के सिंबल पढ़ते हो। क्या बोला मैंने? सिंबल पढ़ते हो, और इसके नीचे कुछ नंबर लिखा रहता है, जैसे कि एटॉमिक नंबर। क्या बोला बच्चों? एटॉमिक नंबर। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, सोडियम। Na क्या है मेरा? सोडियम। अब सोडियम के बारे में बात करो तो यहां पर इसका एटॉमिक नंबर कितना लिखा रहता है? 11 लिखा रहता है। तो ये जो है बेटा, ये है आपका एटॉमिक नंबर। जनरली आप किसी भी एलिमेंट को लिखोगे उसको आप लोग X से लिखोगे, यहां पर लिखा रहता है आपका Z, मेरा नाम भी Z है, Z,
और ऊपर लिखा रहता है आपका ए, जहां पर आपका दोनों का अलग अलग जो मीनिंग है, Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर मेन्यू और ये है एटॉमिक मास। ये बात समझ में आया? तो आपको किसी भी एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, अगर ये पता करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस एटम का एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एटॉमिक मास भी आपको याद रखना पड़ेगा, जो बड़े आसानी से याद हो जाता है। आगे की क्लास में बताने वाला हूं, ठीक है। अब अगर हम बात करें बेटा, देखो यहां पर एक मेरे पास एटम है। एटम जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब उसके पास ना तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना तो नेगेटिव चार्ज होगा। ये है मेरे पास यहाँ पे न्यूक्लियस और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पे प्रोटॉन रहता है और यहाँ पे न्यूट्रॉन रहता है। तो एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करूं, मैं बात करूं एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो किसी भी एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उतना ही क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। बात समझ में आया बच्चे? अगर आप किसी की बात करो, एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। इतनी बात समझ में आ गया है? तो भाई हमको समझ में आ गया, सोडियम का है 11, तो इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे 11 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितना होगा तुम्हारा 11 प्रोटॉन। देखो मैंने बोला था कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देखो बेटा 11 नेगेटिव और 11 पॉजिटिव, मैथ्स में हम लोग करते हैं ना, 11 माइनस 11 क्या हो गया, 0, मतलब न्यूट्रल। केमिस्ट्री में हम लोग बोलते हैं इसको न्यूट्रल। तो एक बात हमें समझ में आ गया तो किसी का भी अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमें निकालना है, क्या याद रखना पड़ेगा, उसका एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही तुम्हारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, और उतना ही क्या होगा आपका प्रोटॉन होगा। जब ये बात समझ में आ गई, बोले सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो आप आसानी से निकालना हमें बता दिया, अब एक बात बताओ कि एटॉमिक मास क्या होगा। तो दो फॉर्मूला याद रखना। एक फॉर्मूला ए बराबर जो होता है एटॉमिक मास का जो मतलब होता है ना बेटा, एटॉमिक मास का मतलब होता है आपका मास ऑफ न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस का मास होता है वही उस एटम का मास होगा। इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो A बराबर क्या हो गया, P प्लस N। पहली बात तो देखो, पहली बात यह है कि आप एग्जांपल लेके देख रहे हो सोडियम का, जितने जितना एटॉमिक नंबर, ये लाइन याद रखना बस, बाकी तो सारे काम आसानी से हो जाएगा। जितना एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतने नंबर ऑफ तुम्हारा क्या होगा, प्रोटॉन होगा। दूसरी बात ये है यहाँ पे बच्चों, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ न्यूक्लियस। अब मास ऑफ न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑब्वियसली पार्टिकल है, मास तो होगा ना, हर एक का मास होता है बेटा, ठीक है। तो चलो हम एग्जांपल के तौर पे अगर सोडियम का ही यूज करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका मास होता है 23। ये मुझे याद है बेटा, अब भी याद कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर शुरू होता है क्या, पहले बताओ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो सीधी बात Z कितना है मेरा 11, तो होगा मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितना होगा, तो ये हो गया मेरे पास 11 प्रोटॉन। जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, बात क्लियर। अब बोलो सर न्यूट्रॉन तो बताओ, इसने किसका क्या बिगाड़ा, बेचारा न्यूट्रल है तो क्या हुआ, है तो सही ना, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, समझ लो न्यूट्रल। तो यहां देखो मास इसका, ये फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, ये वाला मास इसका है 23, प्रोटॉन है मेरा 11, न्यूट्रॉन नहीं मालूम, तो ये क्या 23 माइनस में 11 इज इक्वल टू न्यूट्रॉन, तो ये आया 12 न्यूट्रॉन। तो आपको मैं बता दूं इस सोडियम के एटम में, इस एन एटम में 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होगा। क्या ये बात समझ में आया बच्चों? जब ये समझ में आ गया हो तो देखो क्या बताने वाला हूं मैं, इतने तो समझ में आ गया सर। अब बात बताओ, दूसरा एग्जाम्पल भी तो लो। तो देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं जो बहुत कॉमन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको मालूम होगा क्या होता है, हम लोग सांस लेते हैं, इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 6 और मास होता है इसका, सॉरी एटॉमिक नंबर होता है 8 और मास होता है इसका 16। तो यहां पर Z जो मैंने पाया 8 और A जो पाया एटॉमिक मास, वो क्या हो गया मेरा 16। तो आपको बताऊं मैं कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहाँ पे, तो सेम कॉन्सेप्ट, जितना तुम्हारा एटॉमिक नंबर उतना ही तुम्हारा इलेक्ट्रॉन। तो कितने हो गए यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं तो 8 प्रोटॉन, लेकिन न्यूट्रॉन बाबा को हम कैसे निकालें? निकालते हैं ना बेटा, A इजकल टू P प्लस N। बात समझ में आ रहा है? अब A इजकल टू P प्लस N, A है 16, P है 8, न्यूट्रॉन भी कितना हो गया यहाँ पे 16 माइनस 8 इजकल टू न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन भी कितना हो गया मेरा 8। क्या बच्चों ये बात समझ में आ गया? तो आप इस तरीके से किसी भी एटम्स का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप निकाल सकते हो। अब बात यह है कि सर हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो निकाल लिया, अब मेरी बात बताओ आप। बोले क्या? बोले ये रहते कहां है? ये रहते कहां है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन? ऑब्वियसली अगर हम भी हमारी बात करें तो हम भी कहां रहते हैं? घर में रहते हैं ना। तो ये क्या कहां रहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन उस एटम के अंदर रहते कहां है? तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत बड़े साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम है बोहर मॉडल। नील्स बोहर नाम था। ये बहुत फेमस है, आपको 9th क्लास में भी पीछा नहीं छोड़ा, 10th क्लास में इसका भरपल्ले यूज है, 11th में तो पूरा का पूरा चैप्टर ही है इनके बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर सब जगह, यहां तक कि फिजिक्स में भी है। तो ये बोहर मॉडल ने इन्होंने कुछ बताया। बोले कहां रहेगा इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में बता रहा हूं। तो इसको बोलते हैं बेटा, इसका नाम है बोहर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोला मैंने यहां पे? बोहर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बताएंगे कि आपका इलेक्ट्रॉन कहां होगा, कैसे होगा। आपको पता है कोई एटम छोटा भी होता है और कोई एटम बड़ा भी होता है। तो देखो बोहर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ने इन्होंने एक फॉर्मूला दिया। बोले कि जो भी इलेक्ट्रॉन जहां भी रखना हो आपको ऐसा कुछ रखना है, 2n का स्क्वायर। क्या बोला बेटा? 2n का स्क्वायर, जहां पे n इक्वल टू 1 2 3 4 इस तरीके से होगा। बोहर ने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए क्या होता है? शेल होती है। क्या होती है बेटा? शेल। ये शेल जो वर्ड है ये शेल्टर से समझ में आता है कि इससे बनी हुई। शेल्टर मतलब होता है बेटा छत, और छत मतलब होता है तुम्हारा घर, कुछ ऐसा ही समझ लो। तो बोहर ने बोला क्या हुआ कि जैसे जैसे एटम का एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा उसका घर भी बढ़ता जाएगा। हमारा भी परिवार अगर बढ़ता है तो क्या होता है बच्चों, हम घर बढ़ाते जाते हैं ना, कि एक ही घर में भरे पड़े रहते हैं, ऐसा तो होता नहीं ना। ठीक है, तो इसी तरह उन्होंने बोला, बोले देखो मैं कुछ बता रहा हूं कि इसके पास क्या होता है, KLMN, इस तरीके से इनके पास क्या होता है? शेल होता है। किसके पास? इलेक्ट्रॉन्स के पास शेल होता है, घर होता है। कैसे होता है? और वहां पे ये रहते हैं। बोले कैसे? बोले देखो सर, ये है न्यूक्लियस, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये है आपका शेल। ये है शेल, मैं इसका नाम दे दूं, ये तो आपका न्यूक्लियस है, ये K हो गया, ये L हो गया, ये M हो गया, ये N हो गया, ये सब क्या है? तुम्हारे शेल है, घर है ये। ठीक है, अच्छा इसको देखोगे तो n बराबर 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। चलो भैया हम बात करेंगे कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसके बारे में अगर हम पता करें तो हमारे पास क्या है? 2n² का फॉर्मूला। तो K शेल में इलेक्ट्रॉन इन K शेल, बात समझ में आ रहा है? तो क्या लगूंगा मैं? 2n²। अरे इसके लिए n बराबर कितना है? 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। समझ में आया? इसका मतलब यह हुआ कि K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। आप यहां पे बोल दो 2 इलेक्ट्रॉन, घर छोटा है। इस तरीके से ये शेल और आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉन इन K शेल तो हमने पढ़ लिया। अब हम सिमिलरली अगर हम बात करें यहां पे कि भैया इलेक्ट्रॉन इन L शेल पे क्या होगा मेरा? L शेल पे क्या होगा? तो देखो यहां पर सेम टू सेम 2n², इसके लिए n बराबर 2 है तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन। K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे? 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे करके आप 8 इलेक्ट्रॉन यहां पे बना दोगे, 3 4 5 6 7 8, कहीं पे भी ये 8 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। कुल मिला के इनके पास कितने हैं हमारे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम बात करें तीसरा इलेक्ट्रॉन इन K के बाद L M शेल में अगर हम बात करें तो इसके लिए n बराबर कितना है आपका? 3, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, बच्चे अब समझ में आ गया, 9 इक्वल टू 18।
इनके पास कितने होंगे इस तरीके से 18 इलेक्ट्रॉन। कितना होगा 18 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन इन n शेल की बात करो तो इसके लिए n बराबर कितना हो गया 4, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 16 32। तो अगले में कितना होगा इलेक्ट्रॉन। अब इसी तरीके से जिसका जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा इसके घर बढ़ते जाएंगे, जिनकी संख्या ज्यादा उनकी घर भी बढ़ते जाएंगे ना। लेकिन नहीं भैया, बहुत सारे हमारे दो नियम लागू हो रहे हैं, ठीक है। बच्चों से ऐसी बात नहीं करना चाहिए, गलत बात है, सॉरी। ये बात तो हमें समझ में आ गई, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, क्या बात करना है, ये तो हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल आता है। बोहर मॉडल तो आपने समझ में आ गया कि कैसे क्या करना है। एक और दो एग्जांपल लूं क्या? चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि हम ले लेते हैं सोडियम का। ये सोडियम क्या है, ये इजी बढ़ता है बेटा। मैं दूसरा एग्जांपल भी ले सकता हूं। एटॉमिक नंबर कितना है 11। अब 11 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो हम इलेक्ट्रॉन्स को कहां रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, KLMN शेल पढ़ो। पहले में कितना जाएगा 2, कितने बचे बेटा 9। अगले में कितने जाएगा 8, 10 हो गया, एक बचा, ये रख दो। कहां रख दो, M में एक शेल। इसको अगर बनाओगे तो यहां पर क्या होगा 3 शेल रहेगी। कितनी शेल रहेगी सोडियम के लिए 3 शेल। यहां पर ये तो न्यूक्लियस है आपका, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बहुत काम का है, या फिर आप बोलो इसको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, 3 नाम से आप पुकार सकते हो इसको। ये बहुत काम की चीज है, क्योंकि इसके बाद आपको ना केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ने के लिए ऑक्टेट रूल पढ़ना पड़ता है, और ऑक्टेट रूल में इसकी बहुत यूज होती है, ठीक है। तो चलो ये बात तो हमें समझ में आ गया, बोर मॉडल भी समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। ऑक्टेट रूल क्या होता है? ऑक्टेट रूल को समझने के लिए सबसे पहले बेटा आपको पढ़नी पड़ेगी वैलेंसी। क्या पढ़नी पड़ेगी? वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है, देखो ऑक्टेट रूल के लिए मैंने क्या बोला कि हमें पहले वैलेंसी पढ़नी पड़ेगी। वैलेंसी पढ़ने के लिए देखो ये दोनों एक साथ साथ काम करते हैं। ऑक्टेट रूल का मतलब ये होता है कि आपके पास जितने भी एलिमेंट्स है, हर कोई चाहता है कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो। क्या होगा, क्या बोलता है वो, ऑक्टेट कंप्लीट हो। इसका मतलब होगा आउटर मोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। 8 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है छोटे एटम के लिए, छोटे एलिमेंट के लिए। बोले ऑक्टेट कंप्लीट मतलब आउटर मोस्ट शेल में मेरे पास कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन हो, 6 भी नहीं चलेगा, हमें तो 8 ही चाहिए। जैसे कुछ बोलते हैं ना बच्चे, नो कॉम्प्रोमाइज, आईफोन चाहिए तो आईफोन चाहिए, मम्मी पापा से जिद करते हैं ना, तो इसी तरह हम बात करते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होता है बेटा? वैलेंसी इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर required to complete its octet। अब इसके लिए या तो इसे लूज करना पड़ेगा या फिर गेन करना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब समझ में आया कि आखिरी में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे 8। लास्ट वाले शेल जैसे कि इसमें 1 है, नहीं काम चलेगा, 8 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। तो बोला मैंने यहां पे कि वैलेंसी का मतलब होता है कि आपको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, उसको हम लोग बोलेंगे वैलेंसी। एक एग्जांपल की मैं बात करता हूं, फिर ले देख के सोडियम पे ही आ गए, लेकिन इसमें बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा बेटे। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, KLMN 2 8 और 1। क्या हुआ 2 8 और 1। अच्छा भैया ये है मेरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, फिलहाल ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये क्या बोलता है, ऑक्टेट रूल बोलता है कि हमें तो आखिर में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8, ठीक है। बच्चों एक बात बता रहा हूं, मूवी देखने जाओगे तुम लोग, 100 रुपए की टिकट है। अब एक दोस्त के पास 1 रुपया है, एक दोस्त के पास 99 रुपया है, तो क्या बोलोगे कि यार
तुम 1 रुपए दे दो, 100 रुपए की टिकट आ जाएगी, मैं चले जाऊंगा। तो तुम्हारा दोस्त क्या बोलेगा, नहीं मेरे पास 1 रुपए 99 रुपया है तेरे पास, वो मुझे दे दे, मैं चले जाऊंगा। तो तुम एक जोर का थप्पड़ लगा, बोला तेरी तो बेसिकली क्या कहता है, अगर आपके पास 1 रुपया और उसके पास 99 रुपया है, तो आप 1 रुपये उसको दे दोगे, ये ज्यादा आसानी रहेगा कि 99 रुपये देगा तो आसानी रहेगा? नहीं, 1 रुपया आसानी रहेगा। तो ये क्या करते हैं बेटा, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, ये डोनेट कर देते हैं या फिर एक्सेप्ट, लूज या गेन। तो जैसे ही सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया तो क्या हो गया, सोडियम के पास 2 और 8, एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, और जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। क्या बोला मैंने, जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके पास क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। ये बात तो बहुत पते की है, तो यहां पे समझ में आ गया। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी, इसकी वैलेंसी होगी बेटा +1, ठीक है। इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं मैग्नीशियम की, तो KLMn अगर मैं लगाता हूं तो 2 इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, मुझे याद है 12 होता है, 2 8 और 2 क्या करेंगे, ये भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव आ जाएगा, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी आपकी +2। लेकिन बात आती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की बात करो KLMn तो 2 और 6 आएगा। अब बोलो भैया मुझे तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी मैं स्टेबल रहूंगा, नहीं तो मैं नहीं रहूंगा, आईफोन चाहिए तो चाहिए, बोलते ना मैंने चाहिए तो कार। तो ये क्या करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मतलब आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे किसी से भी जो इसके साथ बंधे हुए रहेंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो इसके पास क्या हो गया, O2 नेगेटिव, तो वैलेंसी क्या हो गया इसका -2। बच्चों बात समझ में आ रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने नंबर ऑफ आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए या इलेक्ट्रॉन चाहिए, भले वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है या देना पड़ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंसी, ठीक है। और ऑक्टेट कंप्लीट अगर किसी के पास हो जाता है तो वो एलिमेंट क्या होता है, स्टेबल। बात समझ में आ रहा है, ये सब हम किसके लिए बात कर रहे थे, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो आप आगे जाके जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ोगे आपको यूज होने वाला है, भले वो 9 का हो या 10 का हो। 10 का अगर पहला चैप्टर पढ़ोगे और आपका कार्बोनेट्स कंपाउंड पढ़ोगे तो आपको इसकी बहुत यूज आने वाली है, ठीक है। अब बने रहे हमारे साथ और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहे। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करो यार। थैंक यू।